Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, I am Shahzad Waheed and hoping that you all will be very fine and ready to grab the knowledge of very next phylum, that is phylum Annelida. Annelida के बारे में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं आप लोगों से. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे. यस माय डियर zoologists, हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम एनेलिडा, जैसे जिक्र हुआ आप लोगों के साथ रोस्ट्रम पे, और आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 1. और उम्मीद है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में कुछ नई बातें भी मिलेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में भी हेल्पफुल होंगी. तो स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट के साथ. एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डायग्नोस्टिक फीचर. आप डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं तो आपको पता है कि हमारी ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही होती है कि हम अपनी डिजीज़ को प्रॉपर डायग्नोज कर सकें, उसको पहचान सकें कि अगर ये फीवर है तो ये कौन सा फीवर है, अगर ये पेन है तो ये किस तरह की पेन है, इसका रीजन क्या है, दिस एंड दैट. तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने फाइलम एनेलिडा का डायग्नोस्टिक फीचर मीन्स उसकी पहचान पढ़नी है. आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाते हैं बातें, तो हम पहचान सिखा रहे हैं आप लोगों को. तो इसकी पहचान ये है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती, राइट. आप लोग इन 3 इमेजेस को देखें. वन ऑफ देम इज अर्थवर्म, अदर वन इज लीच, नेक्स्ट वन इज नेरिस. इन तीनों में जो एक चीज मुश्तरक है, कॉमन है, that is none other than the pieces or the segments of the body. Plus, अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करना चाहें फ्रॉम द प्रीवियस फाइलम तो आपको एक बात और नजर आएगी कि इनका सेफेलिक रीजन मींस इनका हेड रीजन ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, ज्यादा कॉन्स्पिकुअस है और बड़ा वाज़ेह तौर पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है फ्रॉम इट्स टेल रीजन, राइट. तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन ज्यादा बेटर नजर आती है एज कंपेयर टू द फाइलम नीमाटोड्स. और आपको एक बात ये भी बतानी है कि इस फाइलम के खत्म होते के साथ ही हमारा वर्म्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, बिकॉज के पहले वाले केस में हमने पढ़े क्या, फ्लैट वर्म्स, फिर हमने पढ़े राउंड वर्म्स, और आज हम पढ़ रहे हैं सेगमेंटेड वर्म्स. तो इसके साथ ही वर्म्स का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा. सेगमेंटेड वर्म्स के लिए एनेलिड की टर्म क्यों इस्तेमाल हुई, बिकॉज के अगर हम देखें तो एनुलस का मतलब होता है रिंग. तो चूंकि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ज्यादा रिपीटेड रिंग्स के मिलने से बनी हुई है, इसलिए भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एनेलिड. सवाल यह है कि इस पर्टिकुलर टर्म को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो आंसर है जैन बैप्टिस्ट डे लमार्क ने. ये वही लमार्क है, वेरी फेमस साइंटिस्ट फॉर इट्स यू कैन से थ्योरी फॉर एवोल्यूशन. थ्योरी कामयाब थी या नहीं, ये बात की बात है. दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन टू अस. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 17,000. आप आज के लेटेस्ट दौर में आप 1000 को के भी लिखते हो तो आप 17 के, ये ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग लिखेंगे क्या कि इट इज़ अबाउट 17,000 स्पीशीज जो हमें अब तक पता चल गई, राइट. अब अपनी बातें करनी है उसी पर्टिकुलर एवोल्यूशन के रास्ते की. बहुत दफ़ा शेर बोला आपसे कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर एवोल्यूशन के सफ़र में बहुत सी कहकशाएं आई और हम उन पर्टिकुलर कहकशाओं को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सेलुलरिटी. तो इस सेलुलरिटी का मतलब मेरे पास क्या है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर. तो आंसर है मेरे पास स्टूडेंट्स कि ये वाला ऑर्गेनिज्म ट्रूली मल्टीसेलुलर है. तो आई मस्ट राइट वन थिंग ओवर हियर कि ट्रूली मल्टीसेलुलर.
Whenever we say truly multicellular, इसका मतलब ये है कि ये सेल्स की सिर्फ कॉलोनियल असेंबली नहीं है, ये सेल्स आपस में मिलके प्रॉपर दूसरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिलके रह रहे हैं। एंड जब हम उससे आगे चले तो हमें पता चला कि जब ये वाले सेल्स आपस में मिलकर रहना शुरू हुए तो दो चांस थे, या ये सेल्स आपस में टिश्यू के फॉर्म में रहेंगे या टिश्यू की फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो जब वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं रह रहे थे, हमने क्या नाम देते हैं इसको, पैराजोआ का। लेकिन ये वाले टिश्यू की फॉर्म में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो फिर हम लोग इससे क्या बोलते हैं, यूमेटाजोन्स। सो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर यूमेटाजोन्स, मीन्स they have got the tissues, so I am going to write tissue and is equal to good, यानी कि टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको पता है कि जब टिश्यू लेवल बनना स्टार्ट हुआ तो फिर हमारे पास दो चांस हो सकते थे कि ऑर्गेनिज्म या तो रेडियल सिमेट्री का मालिक हो या फिर बायलैटरल सिमेट्री का। तो आप लोगों को याद होगा कि जो ही हम लोग फाइलम प्लेटी पे मूव कर गए थे तो उनसे ऑनवर्ड सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, इवन अप टू अस, और उसका नाम मेरे पास क्या था, Yes, perfect. Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. और हम इन ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम आगे चले तो हमें पता चला कि दो पॉसिबल लेयर हो सकती थी। वन ऑफ देम वाज डिप्लोब्लास्टिक, अदर वन वर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको याद होगा कि प्लेटी के अंदर ही हमारे पास तीन किस्म के सेल्स बनना शुरू हो गए थे, तो लिहाजा उससे ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर नन अदर देन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये भी उससे आगे पाए जाते हैं, लिहाजा ये भी क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लो मीन्स अगेन वही बात है 3, एंड ब्लास्टिक का मतलब है सेल्स ऑफ ब्लास्टुला। सो ये ट्रिपल लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स है और आपको लेयर्स के नाम भी आते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान में एक नई किस्म की सेल बन गए थे जिनका नाम हमने रखा था मीजोडर्म, और बहुत से लोग इसे मेजो या मेसोडर्म भी बोलते हैं। एनी हाउ वी लव टू से मीजोडर्म। सो 3 लेयर्स हो जाएंगी। अगली बात यह कि फिर जब आगे चले हमें पता चला कि बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर एक बॉडी कैविटी या तो नहीं हो सकती या हो सकती है। तो जो ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी नहीं थी वो थे प्लेटी के मेंबर्स, और उन्हें नाम दिया था एसिलोमेट्स का। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आए कि जिनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी नहीं थी। आपको याद होगा कि हमने ये वाली बात निमेटोड्स के बारे में कही थी, लेकिन अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ट्रू बॉडी सिलोम प्रेजेंट है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट्स। आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड ट्रू सिलोमेट्स। अब ट्रू सिलोमेट्स का मतलब मेरे पास क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर एक परफेक्ट सही वाली बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जिसमें इंटेस्टाइन भी लाइंड है विद द मेसोडर्म, और जो एब्डोमिनल वॉल है वो भी कैसी है, मेसोडर्म से अलाइंड है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस क्रॉस सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। लुक एट दिस क्रॉस सेक्शन, ब्यूटीफुल क्रॉस सेक्शन। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि सबसे बाहर जा रहा है इसकी स्किन है, और सबसे अंदर जो सर्कल है इट इज नन अदर देन द एंडोडर्मल लाइनिंग, दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एक्टोडर्म के नीचे देखें तो यहां पे भी आप लोगों को मेसोडर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं, और आपको इंटेस्टाइन के बाहर भी मेसोडर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं। तो जब मेसोडर्मल सेल्स दोनों जगह प्रेजेंट होंगे तो मैं इसे क्या नाम दूंगा कि ये एक ट्रू बॉडी कैविटी है। राइट, बात समझ आई। तो इस पर्टिकुलर कैविटी को जिसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन भी मसल प्रेजेंट हो और हमारी बॉडी वॉल के अंदर भी मसल प्रेजेंट हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्रू सिलोम। अब आपको ये वाली बात भी याद होगा कि जब हम सिलोम की बात करेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की सिलोम्स पॉसिबल हैं। राइट, उनमें से एक का नाम क्या था, मैंने आपको तब भी याद करवाया था कि हम अपनी किसी शाजिया आंटी का शाजिया बाजी के नाम याद रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग जो सिलोम याद रखेंगे वो क्या है, शाइजोसिलस। राइट, तो आपने शाजिया साहिबा को याद रखना है, तो आप इंशाल्लाह इस शाइजोसिलस को नहीं भूलेंगे। और इसके नाम स्पेल क्या है, ACHIZO, शाइजो। राइट, एंड देन सिलस, इसकी शाइजोसिलस सिलोम है। अब शाइजोसिलस सिलोम कैसे बनती है, आइए इसको भी हम लोग इस एनिमेशन से समझते हैं। लुक एट दिस क्रॉस सेक्शन। मैं अब यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर वाले सेल कौन से, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाले सेल कौन से हैं, एंडोडर्म। राइट,
अब इनके दरमियान में एक थर्ड तरह के सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये नाम कर देते हैं मेसोडर्मल सेल्स। लुक, इन द बिगनिंग देयर इज नो कैविटी एट ऑल, कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे एक यूनिक प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस का नाम क्या था आपको याद है? मैंने बोला था लास्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन। कि डीलैमिनेशन का मतलब है कि अब ये वाले सेल्स दरमियान में एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो गए और जब ये सेल्स दे मूव अपार्ट तो उनमें से जो बाहर वाले सेल्स हैं दे आर गोइंग टू मेक द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, लाइनिंग ऑफ द व्हाट? सीलोम। और जो अंदर वाले सेल्स हैं दे आर गोइंग टू मेक द एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ द गट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनके अपने अपने नाम हैं। जो मेरे पास बाहर वाली लेयर बनती है उसे हम नाम देते हैं पैराइटल मेसोडर्म। लुक एट द ब्लिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये वाले सेल जो एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट हैं दे आर बेसिकली मेकिंग पैराइटल मेसोडर्म। लेकिन अगर आप उन पर्टिकुलर सेल्स को देखें जो अब ब्लिंक हो रहे हैं तो आपको नजर आता है कि ये वाले सेल्स गट के अराउंड प्रेजेंट है, GIT के अराउंड प्रेजेंट है, तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं विसरल मेसोडर्म। आपको पता है कि जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं विसरल, इसका मतलब है कि हम सॉफ्ट बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। सो अब कि जब पैराइटल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म सेपरेट हो गई है, उनके दरमियान में कैविटी प्रोड्यूस हो गई है और दोनों किस्म के मेसोडर्म दो जगह प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ स्किज़ोसेलस और शाइज़ोसेलस मेसोडर्म। आई होप कि आपको इस किस्म की सिलोम के डेवलप होने का प्रोसेस पता चल गया होगा कि इसका ओरिजिन क्या है और आखिर ट्रू सिलोम को हम ट्रू सिलोम कब कहेंगे, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज पर्टेनिंग टू द सेगमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? सेगमेंटेशन को। तो आप कहेंगे सर कि हम सेगमेंटेशन किस चीज की स्टडी करें, हमारे पास ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। तो लुक एट दिस सॉइल। इस सॉइल में आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। फ्यू ऑफ देम आर डेफिनेटली वेरी नोन टू यू और उन्हें हम नाम कर देते हैं अर्थवर्म का। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक और मेन ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है? हमारे पास नेरीज। आइए हम इन ऑर्गेनिज्म को सारा डिटेल से देखते हैं। लुक एट दिस, ये हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया है दैट इज बेसिकली अर्थवर्म और आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर वाला एंड है इट इज वेरी मच थिक एज कंपेयर टू द लोअर एंड। इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर वाला एंड कैसा है? सिफेलिक एंड, बिकॉज इट हैज गॉट टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज व्हाट? द हेड इटसेल्फ, एंड देन टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन इज द आईज एंड अदर वन आर द टेंटिकल्स। और फिर ओरल एंड पे जाहिर है इसके एनल पॉइंट प्रेजेंट है। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसमें आपको नजर आ रही हैं क्या? बिल्कुल तरतीब से अरेंज हुए सेगमेंट्स, राइट? तो ऐसा करते हैं कि हम इनकी बातों को लिखते हैं, फर्दर इसके बारे में डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसके बारे में तीन बातें। नंबर वन कि इसके पास हमें एक सेफेलिक रीजन नजर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमें नजर आती है इसमें एक ट्रंक और लास्ट में भी नजर आता है इसका एनल रीजन, राइट? ये जो मेरे पास सेफेलिक रीजन है ये दो चीजों पे कंसिस्ट करता है। नंबर वन बात को गौर से सुनिएगा। नंबर वन इज कॉल्ड एज प्रोस्टोमियम। और जब मैं वर्ड यूज करता हूं प्रो, इसका मतलब है पहले, और स्टोमियम का मतलब मेरे पास क्या है? माउथ। आपने डिस्कस किया हम लोगों ने पहले ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटेरोस्टोम में। तो प्रोस्टोमियम का मतलब ये है कि ये माउथ से पहले एक वेज लाइक का होता है किसी एक ऐसे डिवाइस की तरह से जो पुराने जमाने में लकड़ियों को चीरने के काम आता था, समथिंग लाइक इट, ठीक है? और इसके जरिए से हम किसी भी लकड़ी को इसके अंदर से ऐसे चीर लेते थे, फाड़ लेते थे, राइट? दैट इज अ वेज। और मैं इस पर्टिकुलर वेज की तरह से एक पार्ट की बात कर रहा हूं दैट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द माउथ। और इन फ्रंट ऑफ द माउथ जो पार्ट है उसे नाम कह देते हैं हम लोग प्रोस्टोमियम। अब इसका फायदा क्या है कि जाहिर है ये एक बरोइंग एनिमल है। इस पर्टिकुलर डिवाइस की मदद से इसका मुंह ब्लॉक होने से बच जाता है और इस डिवाइस की मदद से ये, अगर आप कभी गए हो गार्डन में तो लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत छोटी छोटी सी मड की बनी हुई, गारे की बनी हुई बॉल्स ही नजर आ रही हैं। ये वो बॉल्स है जिसको बेसिकली इस प्रोस्टोमियम की मदद से जमीन की गहराइयों से उठा के ऊपर फेंका गया है,
राइट, सो दैट इज अ वेरी एक्सीलेंट डिगिंग डिवाइस इन द फ्रंट ऑफ माउथ। तो इसे नाम कर देते हैं प्रोस्टोमियम। फिर इसके अलावा नजर आता है यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या, सेगमेंट नंबर 1। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोस्टोमियम है वो सेगमेंट नंबर 1 से पहले की बात है। और फिर इसके अंदर मुझे नजर आ रही हैं बहुत सारे सेगमेंट जो दूसरे के आगे पीछे अरेंज है। अब अगर मैं इस ट्रंक को देखूं, माय डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को इरेज कर लेते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रंक को देखूं तो आपने बात को थोड़ा गौर से सुनना है। मैं क्या बात करूंगा कि ट्रंक रीजन में मुझे 2 किस्म के ग्रूव्स नजर आ रहे हैं। लुक एट दिस, ये मैं आप लोगों को ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। लुक एट दिस, ठीक, तो मेरे पास वो वाले ग्रूव है कि जिसकी पार्टीशन बिल्कुल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर तक गई हुई है। समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, ये अंदर तक मूव कर गई है पार्टीशन। लेकिन अगर आप इन पार्टीशंस को देखें जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, इन ग्रूव्स को देखिए जो मैंने अब ड्रॉ किए हैं, समथिंग लाइक इट यहां पे, तो ये वाले ग्रूव सिर्फ सुपरफिशियल ही हैं। सुपरफिशियल का मतलब है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर नजर आती है लाइंस हम लोगों को, ये लाइंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इस लिहाज से इसकी जो सेगमेंटेशन है वो 2 तरह की है। एक को हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, एक को बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन। एक वो वाला रिंग जो सिर्फ सुपरफिशियल है, स्किन के ऊपर नजर आ रहा है, उसकी पार्टीशन तक नहीं गई हुई है, हम उसे बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन। लेकिन एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा मेटामर कि जिसकी पार्टीशन बिल्कुल बॉडी के अंदर तक है और उसके अंदर ऑर्गन्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रू सेगमेंट। अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर झांक के देखूं तो मुझे नजर आता है कि ये मेटाबॉलिज्म एब्सोल्यूट नहीं है, ये पूरी बॉडी के अंदर नहीं है, राइट। हाँ, बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, समथिंग लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं बात करूं इसकी एक्सक्रीशन की तो इसका अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका अपना पेयर ऑफ नेफ्रीडिया है, राइट। हर चीज अपनी अपनी है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ने सिर्फ एक रखी है, उस वाली चीज को डेफिनेटली आप मेटामेरिकली अरेंज नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ब्रेन, look at the nerve cord, look at what the circulatory system। इस वाले केस में आप लोगों को पूरी बॉडी में एक ही ब्लड वेसल नजर आ रही जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करे, कलेक्ट कर रही। सेम इज अ केस विद इंटेस्टिन, पूरी इंटेस्टिन एक ही है जो पूरी बॉडी के अंदर से गुजरी हुई है। हर एक सेगमेंट का अपना माउथ और हर एक सेगमेंट का अपना इनस नहीं है, राइट। तो इस किस्म की सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली अरेंज सेगमेंट। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म के आखिरी सेगमेंट के पीछे मूव करूं, राइट, तो वो वाला सेगमेंट जिसे हम लोग पोस्ट सेगमेंटल एरिया बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिजिडियम। दैट वाज द लास्ट वन, समथिंग लाइक, इसे मैं यू ड्रॉ करता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस लास्ट सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पिजिडियम, राइट। तो ये है इसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेगमेंट। तो मेरे पास क्या हुआ, दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग। नंबर 1 इज द प्रोस्टोमियम, वो एक्चुअल सेगमेंट नंबर 1 से पहले का सेगमेंट है, और पिजिडियम लास्ट सेगमेंट के पीछे का सेगमेंट है, और उसके दरमियान में इसके ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो हेंस वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, प्रोस्टोमियम, ट्रू सेगमेंट्स एंड देन पिजिडियम, राइट। And now we want to move to the next concept. The next concept is digestive system. इस digestive system को अगर मैं आप लोगों से डिस्क्राइब करना चाहूं तो look at this particular earthworm. This is free living organism. और ये क्या खाता पीता है, इस ऑर्गेनिज्म को देखें कि ये क्या खाएगा पिएगा आपके ख्याल में, तो आंसर है यस, परफेक्ट। ये तो बेसिकली डॉम, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेता है, उसको अपनी पावरफुल किस्म के फेरेंक्स से सक करता है, सक करने के बाद उसको ले जाता है अपने क्रॉप में, दैट इज बेसिकली द स्टोरेज ऑर्गन। और उसके बाद फिर पीछे हमारे पास गिजर्ड प्रेजेंट है, एंड दैट वेरी गिजर्ड इज वेरी मच रिच इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये एक एवोल्यूशन हुई। अगर मैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को पुराने ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करूं, जो उनमें से मोस्ट ऑफ देम वर पैरासाइट्स, तो उनके पास इतना इफेक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों को प्रॉपर डाइजेस्टिव ग्लैंड नजर आते हैं। यानी कि अगर मैं इसके फेरेंक्स की भी बात करूं तो इसमें प्रॉपर हमें म्यूकस और बेस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नजर आते हैं जो एसिडिक सॉइल के एसिडिक नेचर को यूटिलाइज कर देते हैं। तो इस किस्म की एडवांसमेंट ही क्या कहलाती है, एवोल्यूशन।
तो these particular organisms they are better evolved, they are higher in you can say hierarchy of evolution, और इसमें आप लोगों को डाइजेस्टिव ग्लैंड नजर आते हैं, और जो फाइनल काम है ज़ाहिर है वो इसके इंटेस्टाइन करेगी, वो इसमें डाइजेशन को कंप्लीट भी करेगी और ज़ाहिर है एब्जॉर्प्शन भी करवाएगी। तो इस लिहाज से हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर भी ट्यूब लाइक डीएस को फॉलो किया गया है। तो अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ हाईलाइट्स लिखना चाहूँ तो वो हाईलाइट्स क्या क्या हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स। नंबर 1, पहली बात मेरे पास ये है कि इसका डीएस ट्यूब लाइक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस पर्टिकुलर ट्यूब में डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है। और जब मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूँ तो इसका मतलब यह है कि हमने चीजों को डिवाइड कर लिया है। जैसे प्रोस्टोबियम का अपना एक काम है, माउथ का अपना एक काम है, लेकिन जिस चीज पे मैंने आपको यहां फोकस करके बताना है उनमें से एक का नाम क्या है, फेरिंक्स। तो ये जो फेरिंक्स है ये मस्कुलर है, इट कैन लिटरली इंजेस्ट दैट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट, ठीक है। That is definitely present in the soil, so it is going to ingest the soil along with the sand and stones, right? And then, for example, if we look at the crop, it is used to store the food, and if you look at, for example, the gizzard, so it is going to digest the food along with the intestine that is also going to carry out the process of what? Absorption, right? तो ये सारे के सारे पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब आप लोग क्या करेंगे कि अब आप लोग एक दफा फिर मेरे इस हाथ को देखेंगे, लुक एट माई हैंड। मेरे इस हाथ के ऊपर ये एक अजीब सा मेजरिंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, जैसे कि ये मेरे हाथों के ऊपर एक समरसॉल्ट कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म? Yes, most of you are correct. This is very famous organism that is called as leech, और इसे हम उर्दू में चौंक कहते हैं। Look at this. This organism is playing with my hand. अभी तो ये प्ले कर रहा है, लेकिन it is not my friend. It is basically an ectoparasite. जब मैं बात करता हूँ ectoparasite, इसका मतलब ये है कि ये मेरी स्किन की सरफेस से फीड कर सकता है, राइट। और look at this. Now इसका जो मेरे साथ एसोसिएशन है वो डेवलप होने वाला है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासिटिक रिलेशन। और अगर मैं इस टाइम पे इस पर्टिकुलर लीच के माउथ को दिखाऊं तो लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग 3 काइटनस जॉज हैं, और ये वाले 3 काइटनस जॉज के दरमियान में क्या लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, परफेक्ट, एक एनेस्थेटिक ग्लैंड है दैट इज गोइंग टू गिव एनेस्थीसिया टू माय फिंगर। और लिटरली मुझे हल्का सा सिर्फ एहसास हो रहा है कि ये इसकी कोई चीज मेरी फिंगर के ऊपर चिपकी हुई है, अदरवाइज देयर इज नो पेन एट ऑल। बट लुक एट दिस नाउ, माय फिंगर इज लिटरली ब्लीडिंग। मेरा खून रुक भी नहीं रहा है, लुक एट दिस, मेरा खून रुक भी नहीं रहा है। रुक क्यों नहीं रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? कि इस पर्टिकुलर माउथ के अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूसिंग सेल भी प्रेजेंट थे, राइट। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरी फिंगर को ब्लीड कर दिया। और कैन यू इमेजिन कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कितना ज्यादा अरसे तक फीड कर सकता है? तो आंसर इज कि ये अपने वजन से 10 गुना ज्यादा ब्लड को फीड कर सकता है। सो दिस इज द वेरी स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म, एंड दैट वेरी ऑर्गेनिज्म इज नथिंग अदर देन द लीच। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप मीन्स एनिलिडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करो तो इसमें 3 किस्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट हैं, राइट। नंबर वन इज स्किन, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग है और हमारी अर्थ में रहते हैं, समथिंग लाइक अर्थवर्म। तो इस ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, इट इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड कैपिलरीज, देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इन सारी बातों की वजह से ये वाली स्किन ही रेस्पिरेशन का काम कर रही है, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि गिल्स की मदद से सांस ले रहे हैं। लुक एट दिस इमेज। इस पर्टिकुलर इमेज में आप लोगों को एक ऐसा मेन ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है दैट इज गोइंग टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस by means of some external gills। और इसके बाद अगर मैं लास्ट ग्रुप की बात करूं तो दैट वेरी ग्रुप इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय मीन्स ऑफ इट्स फीट, राइट। तो इसे हम बोलते हैं कि दे आर गोइंग टू रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ मॉडिफाइड पैरापोडिया। मॉडिफाइड पैरापोडिया क्या होते हैं, कल इसकी लोकोमोशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ये पैरापोडिया हैं कि जिसकी मदद से ये अपने सांस ले रहे हैं, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम। रिमेंबर
These are the first organism on the face of earth कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑप्ट किया था। तो इस लिहाज से अगर मैं वही बात है कि आप लोगों से पुराने रेफरेंस से बात करूं तो बहुत सी ऐसी एवोल्यूशनरी स्टेजेस थी जो हमारे ज़ाहिर है पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ने कवर की और वो फीचर्स फिर आगे कंटिन्यू हुआ और हम तक पहुंचा। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन सा वाला, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद जिस फाइलम ने रखी उसका नाम क्या था, फाइलम Annelida, right? So they have got the closed circulatory system. और जब मैं बात करूंगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई सर्कुलेटिंग डिवाइस भी होगा, दैट इज द ब्लड, और इसको पंप करने वाला डिवाइस भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट। ऑल्दो दिस इज नॉट द ट्रू हार्ट बट द पल्सेटिंग एंड्स ऑफ द ट्यूब्स, तो इन्हें हम लोग सूडो हार्ट्स बोलते हैं। तो दे हैव गॉट सूडो हार्ट्स, राइट, एंड देन डेफिनेटली दे हैव गॉट व्हाट, the blood distributing blood vessels and blood collecting blood vessels। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये वो ग्रुप है जिसे सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से वाले, क्लोज्ड की बुनियाद रखी थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सक्रीशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था इसका मेटामेरिज्म, तो उसमें आपने देखा था कि इस ऑर्गेनिज्म के हर सेगमेंट के पास अपना अलहदा से क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब लुक एट दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको नजर आएगा कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का डॉर्सल व्यू देखूं, डॉर्सल व्यू का मतलब है ऊपर से देखूं, सतह से देखूं, तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इस इंटेस्टाइन के लेटरल मीन दोनों साइडों पर, दोनों साइडों में क्या प्रेजेंट है, डेफिनेटली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनको नाम के देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें नाम देते हैं नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडा की ये कौन सी टाइप है, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रोटोनेफ्रीडा। मतलब ये कि पहली किस्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पे स्पेसिफिक वेल डिफाइंड क्या नज़र आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा जाइंट लीप नज़र आती है, एक लंबी जस्ट नज़र आती है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को अपने अपने सेगमेंट में डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखिए तो अभी भी आपने ये बात माइंड में रखनी है कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी भी उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हमारा है। इस वाले केस में जो सो कॉल्ड ग्लोमेरुलस इट इज गोइंग टू रिलीज its waste product very close to these particular excretory organs, और फिर excretory organs क्या करेंगे कि they will generate currents, और जो currents हैं they will fetch this particular nitrogenous waste products into these particular nephridia, और फिर वो उसको फिल्टर करने के बाद बॉडी में से बाहर निकाल देंगे by means of very very specific pores. Those are definitely called as excretopores or nephridiopores, no problem at all. You can use the both word excretopores or nephridiopores. तो इस लिहाज से ये हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बड़े एडवांस नजर आते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स, राइट। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैं हर इस पूरे लेक्चर में मैं तीसरी दफा ये बात कर रहा हूँ कि दे आर शोइंग अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेफलाइजेशन, और इस पर्टिकुलर सेफलाइजेशन में आप लोगों को सेफेलिक हेड में दो बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन नजर आती हैं। नंबर वन कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर एक साइब्रल गैंग्लिया नजर आता है, और गैंग्लिया का मतलब यह है कि नाउ देयर आर मच मोर number of neurons, those are going to accumulate together and they're going to make a globular mass, and that globular mass is nothing other than the cerebral ganglia, right। और ये जो मेरे पास cerebral ganglia है, फिर इनमें से निकलती है हमारे पास कौन सी नर्व कॉर्ड, what do you think it should be dorsal or ventral। मैंने आपको इस बार पहले भी बात बताई थी कि जो आप लोग हैं, आप लोग कॉर्डेट्स है, हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे, हमारी सर्जरी वेंट्रल साइड से होती है। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स शो मी द डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म, तो यू हैव टू डाइसेक्ट दिस ऑर्गेनिज्म नॉट फ्रॉम वेंट्रल साइड बिकॉज इट्स नर्वस सिस्टम और इट्स solid double nerve cord is lying at ventral position, so we have to carry out its dissection from the dorsal side। तो इसमें आप लोगों को नजर आएगा नंबर वन पे क्या स्टूडेंट, सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया बहुत सी जगहों पे आप लोगों को इसके अलावा नर्व रिंग भी नजर आता है, लेकिन यहाँ पे नजर आएगी आप लोगों को क्या, एक डबल मीन्स दो हैं ये, देर आर टू डबल solid but ventral in position what
अ नर्व कॉर्ड, ठीक है, और ये एक ही है जो स्टार्ट होती है ज़ाहिर है इस सेरेब्रल गैंग्लिया से और मूव करती है टिल द लास्ट सेगमेंट। और इस पर्टिकुलर जर्नी में लुक एट दिस के हर सेगमेंट में इट इज गिविंग ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस, और ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड की तरफ है, बिकॉज कि इसकी डॉर्सल साइड पे कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो इट इज मच मोर टेक्टाइल एंड सेंसिटिव ऑन इट्स वेंट्रल साइड एज कम्पेयर टू द डॉर्सल साइड। तो इंफॉर्मेशन जाएगी जाहिर है इन पर्टिकुलर सेगमेंटल नर्व से इसकी वेंट्रल नर्व में और वेंट्रल नर्व से जाएगी जाहिर है इसके सेरेब्रल गैंग्लिया में। तो इस तरीके से इट विल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम इस पर्टिकुलर फाइलम के मीन्स फाइलम एनिलिडा के पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक साथ कल। और टिल दैट टाइम अगेन हमेशा बोलता हूँ कि अपने वालिदैन का, अपने अजीम वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।